गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ डॉक्टर स्टॉक्स और वैल्यू इन्वेस्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर बॉन्ड्स एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। हम लोग ये देखेंगे कि बॉन्ड्स होते क्या है, कूपन रेट्स क्या होते हैं, बॉन्ड यील्ड्स क्या होती है, बॉन्ड्स ड्यूरेशन क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है बॉन्ड्स का, बॉन्ड यील्ड कर्व क्या होता है और बॉन्ड्स के इंडिकेटर्स क्या होते हैं। यानी हम ये देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड कर्व्स के इंडिकेशंस क्या रह सकते हैं आने वाले स्लाइड्स में। बॉन्ड्स और इक्विटी ये दो प्रकार की चीज़ें हैं। हमें ये अच्छे से पता है व्हाट इज़ इक्विटी। इक्विटी यानी शेयर्स जो आप स्टॉक मार्केट में लेते हैं, आप उसे डेली ट्रेडिंग या एक्सचेंज करते हैं, होल्ड करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। इक्विटी जो होती है ये सभी को पता है। इसी प्रकार से बॉन्ड्स क्या होते हैं, मोस्टली ये सभी को पता होने चाहिए। एफडीज, आरडीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये हम सभी ने सुने होंगे या हमने किए भी होंगे। तो एक प्रकार के डेट सिक्योरिटीज़ होते हैं। हम यहाँ पे यूएस बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यूएस के बॉन्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर ग्लोबली बॉन्ड्स होते हैं डेट सिक्योरिटीज़ विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट वो उसे इशू करती है। गवर्नमेंट, हम अगर यूएसए की बात करेंगे तो यूएस गवर्नमेंट बोरोइंग नीड्स जो रहेगी उसे पूरा करने के लिए लोगों से पैसे लेती है और उनको वो पैसों पे इंटरेस्ट देती है। गवर्नमेंट चलाना है, एक्सपेंसेस होते हैं, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से बॉन्ड्स निकाले जाते हैं और उस हिसाब से गवर्नमेंट अपना खर्चा चालू करती है। ठीक है। तो बॉन्ड्स जो होता है डेट सिक्योरिटीज़ होती है। इक्विटी जो है ये आपकी इक्विटी सिक्योरिटीज़ में आएगी। डेट सिक्योरिटीज़ में यानी लॉक इन पीरियड होगा, यहाँ पे फिक्स्ड रेट्स मिलेंगे, बॉन्ड्स में फिक्स रेट्स मिलेंगे। यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशंस जो होने चाहिए रेट्स में, वेरिएबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो नहीं होती है। ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि दिस इज़ बैक्ड बाय पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो बॉन्ड्स हम लोग को ये सेफर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग पकड़ के चलते हैं। इक्विटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट विच इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ रिस्क। यहाँ पे हम लोग को बॉन्ड्स में लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड्स के हिसाब से अगर मान के चलते हैं 10% ऑफ एनुअल रिटर्न होना चाहिए फिक्स रिटर्न्स पे। इक्विटी में शायद एक दिन में आपको 20 से 25% भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। इतना रिस्क का फ्लक्चुएशंस होता है। आज हम लोग बात करेंगे बॉन्ड्स पे। ठीक है। तो ये बॉन्ड्स हमने देख लिए कि बॉन्ड्स होते क्या है। दीज आर द डेब्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय अ कंट्री मोस्टली, एंड दीज आर मोस्टली फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस। कंट्री की जो गवर्निंग बॉडी होती है सिटीजन से कुछ पैसे लेती है, उस पर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है 5%, 4%, 6%, 10% के हिसाब से। 10% ज़्यादा बोल दिया, बट ओके फॉर सेइंग। हम लोग ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में देखते हैं कि 10 एंड अबव % ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स सिटीजन से पैसा लेते हैं। देयर इज़ अ पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड, 5 years 10 years के हिसाब से रह सकते हैं, 1 years 6 month, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। ये सभी को पता है जो कोई एफडी करता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ बॉन्ड। कूपन रेट्स होते हैं। कूपन रेट्स यानी क्या होने चाहिए, एनुअल इंटरेस्ट रेट जो हम लोग को गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फॉर अवर इन्वेस्टमेंट और परचेस ऑफ ए बॉन्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट। ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग पकड़ के चलेंगे। दिस इज़ कांस्टेंट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, यानी ये जितना भी बड़ा ड्यूरेशन रहेगा ये चेंज नहीं होगा अनटिल द बॉन्ड गेट्स मैच्योर। तो अगर ये बॉन्ड आपने परचेस किया होगा 10 साल का, तो ये 10 साल तक रेट ऑफ रिटर्न जो होना चाहिए पर एनम, अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने 10% का दिया है तो 10% ही रहेगा फॉर एवरी ईयर। ये वेरी नहीं करेगा, इट इज़ अ कांस्टेंट। ओके, तो क्लियर हो गया व्हाट आर द कूपन रेट्स। नाउ इसके उल्टे जो बॉन्ड यील्ड्स होते हैं, बॉन्ड यील्ड्स क्या होंगे, ये
हर साल जो रेट ऑफ रिटर्न्स मिलेंगे या एक्सपेक्टेड रहेगा इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर टू टिल द मैच्योरिटी। ठीक है, आप बोलेंगे ये दोनों चीज़ें सेम हैं, कूपन रेट्स भी आप वही बोल रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स भी आप वही बोल रहे हैं। कूपन यील्ड्स में हमने क्या बोला था, इट्स अ कांस्टेंट। ठीक है, कूपन रेट्स में ये कांस्टेंट था, बॉन्ड यील्ड में ये कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, इज इट क्लियर? कंफ्यूजन है अभी भी? आने वाले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। नाउ हम लोग ये जो पेज है यहाँ पे आप बॉन्ड यील्ड देख सकते हैं। 3 जनवरी 2000 में 6.58 था, ये 9 अक्टूबर 2023 में 4.64 आया, यानी बॉन्ड यील्ड वेरिएबल है, कूपन रेट्स फिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे वाले स्लाइड्स में। हम लोग ये देख के चलते हैं, बॉन्ड्स हो गया, कूपन रेट्स हो गया, बॉन्ड यील्ड्स बताया है। अब ये हम लोग इस हिसाब से लेके चलते हैं जहाँ पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट ये दो सोर्स ऑफ रिटर्न्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने 1000 रुपये का या 100 रुपये का, लेट से एक एग्जांपल लेते हैं कि गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू कराया है, एफडी इशू कराया है, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपये फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट से बाई किया, हम लोग इसे शेयर्स के हिसाब से एनएफओ बोलेंगे, आईपीओस बोलेंगे, म्यूचुअल फंड के हिसाब से एनएफओस और इक्विटी मार्केट के हिसाब से आईपीओ। तो बॉन्ड में जो प्राइमरी आपका गवर्नमेंट ने जो निकाला है उसे हम लोग बोलेंगे, गवर्नमेंट से आपने जो परचेस किया था, यानी सेलर इज अ गवर्नमेंट, बायर इज क्लाइंट या आप, है ना। आपने अगर बाई किया है डायरेक्ट गवर्नमेंट से, इट्स कॉल्ड एज ए प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट बाइंग हो गया यहाँ पे और कोई तीसरा बायर या सेलर नहीं था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मान के चलते हैं गवर्नमेंट को देश चलाना है, हेल्थ सर्विसेज देनी है, सिक्योरिटीज़ देनी है, म्यूनसिपल सर्विसेज देनी है, गवर्नमेंट को रोड बनाने हैं, गवर्नमेंट चलानी है, इनकम होना है, तो गवर्नमेंट सिटीजन से पैसे उठाती है। दिस इज वाया बॉन्ड, वन ऑफ द मेथड इज अ बॉन्ड। बॉन्ड आपको गवर्नमेंट इस हिसाब से देती है कि आप हमें कुछ पैसे दीजिए, हम आपको आपके पैसे वापस करेंगे आफ्टर पर्टिकुलर ड्यूरेशन। अब उसके अगेंस्ट में आपको सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देंगे ताकि आप उस हिसाब से गवर्नमेंट को पैसे लीज पे देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट इज नॉट ओनर, गवर्नमेंट इज अ बायर ऑफ दिस। आप गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, इसलिए बहुत से बॉन्ड्स जो होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। दीज आर मिनिमम 5 इयर्स या 3 इयर्स के हमारे बॉन्ड्स होते हैं। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द केसेस 54E या 54F के अंदर ये आते हैं। 54E बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, या एफडीज होती है। जो पीपीएफ्स होते हैं, ये एक पैटर्न ऑफ बॉन्ड होने चाहिए डेप्ट मार्केट सिक्योरिटीज़ के। ये रेट ऑफ रिटर्न्स इनके फिक्स होते हैं 6.7, 7.2, 7.3। दीज आर वेरियस schemes launched by the government to get money for a long term utilization for a development or growth of a country। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट। ठीक है, ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस बिटवीन ओरिजिनल बायर एंड सेलर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इसके अगेंस्ट में होता है सेकेंडरी मार्केट। अब ये सेकेंडरी मार्केट क्या होना चाहिए, मान के चलते हैं आपने गवर्नमेंट से 100 रुपये का बॉन्ड लिया है, यानी गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड पेपर आपको सेल किया है ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपये, जिस पे रेट ऑफ रिटर्न यानी कूपन रेट्स था 10% पर ईयर पर एनम फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स। तो आप इसे इस हिसाब से पकड़ के चलेंगे कि आपने मार्केट में गवर्नमेंट को पैसा दिया है, इसकी डिमांड बढ़ गई और अभी आपने तो प्राइमरी बाय कर लिया, पर आपसे मुझे ख़रीदना है
ठीक है। तो आप मुझे 100 रुपये पे बेच सकते हैं, 110 पे बेच सकते हैं, 102 में बेच सकते हैं, या 90 पे बेच सकते हैं, 95, 85, 70, आइदर और। इट्स बिटवीन यू एंड मी। गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पे जो पहले बायर था वो अब सेलर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इट्स एज गुड एज इक्विटी। आपने इक्विटी जैसे बाय एंड सेल की, उसी प्रकार से यहाँ पे आपने बॉन्ड्स को बाय एंड सेल किया। दिस इज़ अ सेकेंडरी मार्केट। ये डेली बेसिस पे बाय एंड सेल किया जाता है, और ये सेकेंडरी मार्केट ही एक्चुअल में फ्लक्चुएशंस लाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ के चलते हैं, बॉन्ड्स समझ में आ गया, कूपन रेट्स आ गया, बॉन्ड यील्ड्स। अब इसी से आपको समझ में आएगा कि बॉन्ड यील्ड्स और कूपन रेट्स में क्या फ़र्क है। प्राइमरी मार्केट का कूपन रेट कांस्टेंट था, सेकेंडरी मार्केट में भी कूपन रेट कांस्टेंट है। प्राइमरी मार्केट में कूपन रेट ही बॉन्ड यील्ड का मतलब समझ के चलेंगे, दे आर बोथ इक्वल। बट सेकेंडरी मार्केट में जहाँ बाय एंड सेल ज़्यादा होता है, वहाँ पे कूपन रेट्स कांस्टेंट रहने के बाद भी आपके जो ईयरली या एनुअल रिटर्न्स जो रहने चाहिए वो चेंज होते हैं। दैट्स वाई बॉन्ड यील्ड चेंजेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ लेट्स सी कि हमने अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जांपल लेते हुए देखा। जनरली देयर इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट बोल सकते हैं आप एक प्रकार से इन अ बॉन्ड मार्केट, बट फॉर अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग वी गो फॉर विद द सिंपल इंटरेस्ट। आपने 100 रुपये का बॉन्ड लिया जिसपे 10% का कूपन रेट था फॉर 10 ईयर्स। आपको 100 रुपये मिले। गवर्नमेंट आपको 10 साल बाद 100 रुपये वैसे ही वापस करने वाली है। आपका इंटरेस्ट आपको 100 रुपये मिला है, टोटल इट्स 200 रुपये। तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स प्राइमरी मार्केट में आपको 200 रुपये मिला है। तो हम इसे कंसिडर करेंगे दिस इज अ मैक्सिमम रिटर्न what we can get from a 100 rupee bond at a duration of 10 years with a coupon rate of 10%, ठीक है। तो yield to maturity क्या होना चाहिए यहाँ पे, यानी जो मैच्योर हुआ है 10 साल बाद वो 200 रुपये आपको मिला है 100 रुपये का रेट ऑफ रिटर्न के, 100 रुपये का आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% कूपन रेट। अब यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट देखते हैं। सेकेंडरी मार्केट में मान के चलते हैं आपने 100 रुपये का फेस वैल्यू रखा था, आपके पास 3 लोग आए ए बी सी के हिसाब से, और मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गया है बॉन्ड मार्केट का। 10 साल बहुत लंबा समय है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, अब आप सेलर बन गए हैं। तो आप ये पकड़ के चलेंगे ए ने आपसे 102 रुपये में वही बॉन्ड खरीदा है। लोगों का ये बोलना है कि अब डिमांड बढ़ गई है, 10% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट कोई मॉड्यूल नहीं है, इक्विटी मार्केट नहीं दे रहा है, रियल स्टेट नहीं दे रहा है, गोल्ड नहीं दे रहा है, बट अ गवर्नमेंट बॉन्ड इज गिविंग अ यील्ड ऑफ 10% विच इज़ हाईएस्ट फॉर देम। तो किसी ने आपसे बोला है कि 100 रुपये के जगह पे मुझे 102 रुपये पे आप आपका बॉन्ड सेल कर दीजिए, मैं आपको 102 रुपये देता हूँ एंड यू एग्जिट दिस, बिकॉज बॉन्ड तो रिडम्प नहीं होना है, ठीक है। ये आप ओनरशिप चेंज कर सकते हैं, बट रिडम्पशन विल बी आफ्टर 10 ईयर्स। तो आपने पहले साल आप ही के पास रहा, दूसरे साल आपने 102 रुपये पे बी को ए को सेल किया है, देन ए ने 102 रुपये पे लिया था, कूपन रेट कांस्टेंट था 10% का। तो जहाँ पे पहले आपका जो बॉन्ड यील्ड था 10%, कूपन रेट के हिसाब से 10% बॉन्ड यील्ड था फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब ये 102 रुपये के हिसाब से आपने परचेस किया था। तो आपका 102 रुपये के हिसाब से जब परचेस किया तो 2 रुपये का तो आपका वैसे ही एक्सपेंस बढ़ गया, फेस वैल्यू आपका 2 रुपये से बढ़ गया। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए वो आसपास कहीं जो 10% था वो आसपास कहीं 8.5% का रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। आपने फिर ए ने फिर इसे बी को सेल किया आफ्टर सर्टन ईयर्स, उसने 105 रुपये पे परचेस किया। अब कूपन रेट 10% का कांस्टेंट था, तो अगर आप इसका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे तो 105 रुपये पे रेट ऑफ रिटर्न 10% के हिसाब से, कूपन रेट के हिसाब से आपको तो मिलना तो 100 ही रुपये पे था। तो इसका यील्ड यानी एनुअल रिटर्न और कम हो गया। मान के चलते हैं फॉर सेकेंड ईयर
First year it was 10%, second year it was 8.5, for a third year it now goes to nearly 6%, और ऐसा करते 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 आखिरी में ये 109 पे सी ने ख़रीदा बी से। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न जो होना चाहिए था 109 के हिसाब से आपने ख़रीदा, जो चीज़ 100 रुपये की थी आपने 109 की ख़रीदी, जिस पे रेट ऑफ रिटर्न या कूपन रेट 10% कांस्टेंट था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो यील्ड निकला है, यानी 109 पे जो रेट ऑफ रिटर्न निकला है वो शायद 2 या 3% का रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अगर टोटल करेंगे फॉर अ 10 ईयर लॉन्ग, तो ये 100 रुपये भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब सेकेंडरी मार्केट में यील्ड चेंज होते गया। मैंने यहाँ पे बायर्स की अप ट्रेंड पे बाइंग करने का एग्जांपल दिया, आप इसको सेलर का एग्जांपल लेके चलेंगे कि आपने 100 रुपये की चीज़ बॉन्ड 90 पे सेल कर दी किसी को, उसने 70 पे सेल कर दी बिकॉज देयर वाज नो डिमांड। तो बॉन्ड डील यहाँ पे जो हमने 100 से कम लिया है वो 100 से ज़्यादा मिलेगा आपको पैसा, क्योंकि आपने 100 रुपये की चीज़ को 90 में ख़रीदी। तो जाहिर है उस पर रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट भी रखेंगे तो ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। 90 रुपीज़ का रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है 12% का रहेगा एज़ कम्पेयर टू 109 रुपये, जहाँ पे शायद 1, 2 या 3% रहेगा। तो इन ट्रांजैक्शंस द बॉन्ड यील्ड या जो आपका एनुअल रिटर्न था वो चेंज हो गया इन अ सेकेंडरी मार्केट। दिस कॉजेज फ्लक्चुएशन इन बॉन्ड यील्ड जो वेरिएबल है, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में YTM यील्ड टू मैच्योरिटी जो रहा, इट्स estimate of a total rate of returns of an investor can expect if they hold bond until it matures। यहाँ पे आया 100 रुपी, ठीक है, कंसिडरिंग ऑल कूपन पेमेंट्स एंड फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। तो YTM जो था वो 100 रुपी था फॉर अ प्राइमरी मार्केट, बट इन अ सेकेंडरी मार्केट वेयर देर वॉज अ बाय एट अ हायर प्राइस it went below 100 rupee, or when it is sold below 100 rupee from a primary market like 90, 70, 80, 95, it will be more than 100 rupee। तो yield to maturity सेकेंडरी मार्केट में भी चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे रेज था तो आपका yield maturity 100 रुपी नहीं रहा, आपको 200 से कम मिला। और अगर ये आपने लोअर पे बाय किया था जहाँ पे बॉन्ड की डिमांड ही नहीं थी, यील्ड मैच्योरिटी आपकी 100 रुपये से ज़्यादा थी, तो आपको 200 रुपये से ज़्यादा मिला एट द एंड ऑफ ए 10 ईयर। व्हाट वी सी, बॉन्ड रिटर्न्स और यील्ड गोज नाउ डिक्रीजिंग इन द सेकेंडरी मार्केट, है ना, और इट मे बी इंक्रीजिंग। तो हमने यहाँ पे कौन सी टर्म देखी, यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। ओके, चलिए अब ये चेंज जो होता है, बॉन्ड जो होता है, इसका बॉन्ड प्राइस हमने जो देखा, बॉन्ड प्राइस हमने क्या बताया था, जो 109 हुआ है, 108 हुआ है या 90, 70 हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड प्राइस। इट चेंजेस विथ द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। चेंज इन डिमांड और सप्लाई ऑफ ए बॉन्ड likely any market price and yield of a bond influenced by the amount of bond investor demands and amount of bond that the borrower of funds decides to supply। This decides bond price। तो फेस वैल्यू तो 100, किसी ने उसे 109 पे खरीदा है, किसी ने उसे 80 रुपये में खरीदा है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट फेस वैल्यू विथ 100, उसका बॉन्ड प्राइस वैल्यू रहा 80 और 109, या किसी ने 110 में खरीद लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये देख के चलते हैं कि बॉन्ड वैल्यू, ठीक है, यानी बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड, जो मैंने आपको इतने देर तक जो बताया वही था। बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड्स आर इनवर्स इन रिलेशन, as बॉन्ड प्राइस राइजेस यील्ड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। मैंने वही चीज़ बताई, आपने उसे 100 का 102 और 109 तक जब गए तो बॉन्ड यील्ड आपका गिरते गया, यानी 10% से वो 2% तक आ गया था। बट इन अ रिटर्न व्हेन बॉन्ड वैल्यू और बॉन्ड प्राइस डजंट राइजेस, यानी 100 रुपये का आपने 90 रुपीज़ में परचेस किया,
तो आपका यील्ड जो है इट राइजेस। तो बॉन्ड वैल्यू एंड यील्ड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है। नाउ देर इज ऑल्सो फैक्टर विच इज अ रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑल्सो, है ना। आपने गवर्नमेंट को दिया है तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क है। गवर्नमेंट वापस करेगी ही, गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी ही, गारंटी रहेगी ही, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इफ़ यू स्टडी इन डिटेल्स इकोनॉमिक्स या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स रेगुलेशंस देखेंगे तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने 10 लाख का बॉन्ड खरीदा है और कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट आपको 10 लाख कंफर्मली देगी। एसबीआई या आरबीआई ने आपको एक नोटिस दिया है मेरे ख्याल से, जहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न सिर्फ 5 लाख का होना चाहिए, इवन दो इफ़ यू हैव पेड 50 लाख टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये एसबीआई बैंक अकाउंट होल्डर्स को पता होना चाहिए या कोई भी नेशनलाइज बैंक अकाउंट होल्डर्स को पता रहता है। ठीक है, तो एक और चीज़ होती है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, चलिए एक सिंपल हम लोग पकड़ के चलते हैं, ये फ्लो चार्ट पकड़ के चलेंगे हम लोग आपके लिए कि यील्ड और उसका प्राइस कैसे ड्राइव होता है। अगर बॉन्ड यील्ड गिरता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है, रिस्क अवर्शन गिरता है, जहाँ पे रिस्क कम पड़ेगा। मान के चलते हैं कि एक दोस्त है जिसको बहुत अच्छा कमाई है, उसकी 1 लाख 2 लाख रुपए उसका साला महीने का अर्निंग है, उसका सालाना उसका 10-20 लाख का अर्निंग है। आपको लगता है वो आपके पैसे आराम से चुका देगा, तो आप उसको आराम से पैसे दे देंगे। रेट ऑफ रिटर्न्स भी शायद कम लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी कम है और आगे वाले ने डिमांड बढ़ा दी, है ना। जब आप रेट ऑफ रिटर्न्स आपके ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं और डिमांड बढ़ गई है तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। तो यील्ड गिरा, क्वालिटी अच्छी हुई, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम हो गया, डिमांड बढ़ी, बॉन्ड प्राइस बढ़ा। तो हम लोग इसको क्या पकड़ के चलेंगे, हाउ वी इम्प्लीकेट इन इकोनॉमिक टर्म्स। इफ इकोनॉमी गोज डाउन, स्टॉक मार्केट गोज डाउन, इन्वेस्टर डोंट वांट रिस्क, डिमांड फॉर यानी सेफर इन्वेस्टमेंट जो अभी मार्केट में हो रहा है, डिमांड फॉर बॉन्ड राइजेस एंड बॉन्ड प्राइस राइजेस, which actually finally goes affecting अ बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड कम होगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में। अब उसी का उल्टा हम लोग ये पकड़ के चलेंगे, ठीक है, जहाँ पे यील्ड राइज हुआ है, महंगा आपको जो रेट ऑफ रिटर्न से महंगे पड़ रहे हैं यानी महंगे हो रहे हैं, इसका मतलब आपने 100 रुपये का 90 रुपये में बेचा है, यानी उसकी डिमांड नहीं है, क्वालिटी गिर गई है, रिस्क ज़्यादा लेने की चाहत बढ़ गई है। मान के चलते हैं कि इन्वेस्टर्स नाउ वांट टू टेक रिस्क, है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा पड़ रहा है। वहाँ पे गवर्नमेंट के बॉन्ड 10% दे रहे हैं फॉर एन एनुअल, जहाँ पे आप दिन में 20% कमाने जैसा स्टॉक मार्केट देख के चल रहे हैं। बॉन्ड कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, अब ये हम लोग यहाँ पे आके चलते हैं। ये जो आपका बाइंग सेलिंग होता है, ये एक ग्राफिकली जब हम डिस्टिंग्विश करेंगे तो इट्स कॉल्ड एज अ बॉन्ड यील्ड कर्व। what actually do happens, the relationship between the yield or interest rate of a bond and their maturities shows how yield changes as the time to maturity increases. ठीक है, तो it's design a curve. The yield curve in term is the structure of interest rate shows yields on a bond over a different terms to maturity. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये हिसाब से चलेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इट्स अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी यानी कितने सालों का है, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है दैट इज़ रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आपको 10% ही मिलेगा, ये फिक्स है, आपने बाइंग उसको कैसा किया उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली अ बॉन्ड यील्ड कर्व। ये नॉर्मल, फ्लैट और इन्वर्टेड 3 पैटर्न्स में होने चाहिए। ठीक है, ड्यूरेशंस आप पकड़ के चलिए जो मैंने ग्राफ पे दिखाया उसी हिसाब से।
अब यहाँ पे बॉन्ड ड्यूरेशंस क्या होते हैं? बॉन्ड ड्यूरेशंस आप सोच के चलेंगे कि ये मैच्योरिटी इतने पे हो रहा है तो उसका बॉन्ड ड्यूरेशंस पे क्या असर पड़ेगा। तो ये पकड़ के चलते हैं, जितना लंबा बॉन्ड उतना ज़्यादा उसका रिस्क, जितना ज़्यादा रिस्क उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट या बॉन्ड जो सेलर है वो उतना ज़्यादा लर्केटिव डिमांड्स देने के मूड में है। इसका मतलब क्या रहेगा? उतना ज़्यादा इंटरेस्ट। तो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट और उतना ज़्यादा प्रिंसिपल पेमेंट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशंस के जो बॉन्ड्स होते हैं उनका यील्ड हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, हायर ड्यूरेशंस मीन्स बॉन्ड प्राइस इज मोर सेंसिटिव टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, मीनिंग इट विल फ्लक्चुएट मोर इन वैल्यूएशंस एज रेट राइज और फॉल। अब आपके पास इतना लंबे ड्यूरेशन 10 साल के लिए था तो ललचा ही जाता है, नए ना कोई लर्केटिव डिमांड्स या मार्केट में कोई ना कोई लर्केटिव चीज़ आ ही जाती है। ठीक है, आपने बॉन्ड बेच के इक्विटी खरीद ली, एफडी तोड़ के इक्विटी खरीद ली, है ना। अब 10 साल कौन वेट करेगा? आपने उसको दूसरे को बेच दिया क्योंकि बॉन्ड तो ख़त्म नहीं होना था, तो आपने बॉन्ड का ट्रेडिंग कर दिया और आपने इक्विटी खरीद ली। तो 10 साल है, इतना लंबा ड्यूरेशन है, आपने उसको ट्रेड कर दिया तो बॉन्ड ड्यूरेशन चेंज होता है। अब ये चेंज ना हो इसलिए रिस्क ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट भी जानती है तो वो आपको रेट ऑफ रिटर्न्स ज़्यादा देंगे। इसका हम लोग दूसरी बात में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके रेट ऑफ रिटर्न्स कम होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशंस के बॉन्ड्स के रेट ऑफ रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जितना लंबा आपका ड्यूरेशन उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी। अब ये जनरली बॉन्ड्स जो होते हैं शॉर्ट टर्म्स में 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स, 30 ईयर्स के हिसाब से रहते हैं। ये NAVs है। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड्स के होते हैं उसी प्रकार से उसके भी NAVs होते हैं। और ये 3 पैटर्न के होते हैं, नॉर्मल, फ्लैट और इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ नॉर्मल यील्ड कर्व? नॉर्मल यील्ड कर्व सिंपल सी बात है, जो हम लोग ग्राफ देखते हैं किसी भी चीज़ का आपने जब बाय किया था उसका हायर यील्ड रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट रहेगा और कंपनसेट फॉर इंक्रीज रिस्क। जैसा मैंने आपको बताया था, रिस्क बढ़ा, बॉन्ड ड्यूरेशन बढ़ा, आपका रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ा और आपके हाथ में प्रिंसिपल पेमेंट भी बढ़ा। दिस इज अ पॉजिटिव सिग्नेचर ऑफ अ इकोनॉमी। ठीक है, आपने यहाँ बाय किया था, यहाँ पे आप रिलीज कर रहे हैं, सब ऊपर जा रहा है, सब चंगासी। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन विच सजेस्ट अ स्टेबल ग्रोइंग इकोनॉमी, पोटेंशियल राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन अ फ्यूचर। अगर सभी अच्छा पैसा फिक्स डिपॉजिट्स में कमा रहे हैं तो रेट ऑफ रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, दिस इज नॉर्मल बॉन्ड यील्ड कर्व। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ सेकंड, अ फ्लैट यील्ड कर्व। मान के चलते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स दोनों भी सेम रेट ऑफ रिटर्न्स दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक अनसर्टनिटी। दूसरी चीज, इन्वेस्टर्स आर अनश्योर दैट अ फ्यूचर इकोनॉमिक आउटलुक्स एंड आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट रेट चेंज। ठीक है, तो ये कुछ दिनों बाद में फ्लैट हो जाएगा, जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो लो हो जाएंगे बिकॉज अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। बार बार गवर्नमेंट आपकी पॉलिसीज अगर चेंज करती रहेगी तो इन्वेस्टर्स समझ ही नहीं पाएगा कि करना क्या है, उसके फ्यूचर प्लानिंग्स ठप हो जाएंगे, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे काम ही नहीं कर पाएगी, कंपनीज काम नहीं कर पाएगा। सो इट विल अफेक्ट इकोनॉमी विच विल इनडायरेक्टली लीड टू इकोनॉमिक स्लो डाउन। Investor might seek safe investment in short-term bonds, leading to increase in demand and potentially lower yields on those instruments. जैसे मैंने आपको बताया था,
अगर डिमांड्स बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड्स कम होंगे। ठीक है, ये मैंने चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो इट इज़ अ फ्लैट यील्ड कर्व। आप देख सकते हैं यहाँ तक ये प्राइमरी बहुत नॉर्मल चला, बाद में ये इसके बाद में ये फ्लैट हो गया। तो दिस इज अन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कंडीशन सिग्नल हो रही है, पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हुई नहीं है। नाउ वी गो फॉर इनवर्स या इन्वर्टेड यील्ड कर्व। दुनिया इससे ऑब्सेस्ड है। ठीक है, ये इंडिकेटर है बहुत सी बड़ी बड़ी भूचाल, इकोनॉमिक भूचाल या अर्थक्वेक्स के लिए। इसमें जो शॉर्ट टर्म यील्ड थी ये काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी हायर थी, बट लॉन्ग टर्म यील्ड आपकी जैसे जैसे मैच्योरिटी होती गई वो कम हो गई। ठीक है ना, ट्रेडिंग यानी हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे यहाँ पे आखिर में लॉन्ग टर्म के आखिरी में इसकी यील्ड इतनी कम हो गई कि इसको खरीदने का मतलब ही नहीं रहा। यानी ये एक रिसेशन का सिग्नल करता है। इट्स अ फ्यूचर इकोनॉमिक स्लोडाउन। ठीक है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड सबसे ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म जो यील्ड्स थी उसके रेट्स सबसे कम थे। इट्स अ डाउनवर्ड स्लोप वेयर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ऑफर हायर यील्ड्स देन अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। रिसेशंस के इंडिकेटर्स इसी को बोलते हैं। कोई आपके स्टॉक मार्केट में करेक्शंस आ रहे हैं उसे रिसेशन नहीं बोलेंगे। जब गवर्नमेंट की जो फिक्स पे बॉन्ड्स के रेट्स अगर बॉन्ड यील्ड्स के रेट्स अगर गिरने लग जाए तो उसे रिसेशन बोलेंगे। इसका मतलब इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया है। ठीक है, नाउ दिस may seek a safer investment like long term bonds driving up the price lowering their yields। यानी बॉन्ड्स के रेट्स बढ़ गए हैं पर बॉन्ड्स की यील्ड कम हो गई है। अब ये आपको क्या बोलेंगे, while the short term bonds perceived as less risky, yes their yield rises। इसका मतलब क्या होगा, सभी को यहाँ पे एफडी करना है, किसी को यहाँ पे शेयर मार्केट में या गोल्ड में या रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगाना है। डिमांड बढ़ गई है बॉन्ड्स के, आपको अब 109 या 110 पे भी लोग बॉन्ड्स खरीदने लग गए हैं। 100 रुपये का बॉन्ड आपसे एक्सचेंज करने में लोग रेडी हो गए हैं, 100 रुपये का 110 पे बॉन्ड खरीदने रेडी हो गए। जब उसको मैच्योरिटी ही 110 पे मिल रही थी फिर भी ये 110 पे बॉन्ड खरीद रहा है। ठीक है, 90 की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो यील्ड मिलेगा ही क्या। 100 रुपये पे आपको 10 रुपये मिल रहा था, 110 पे क्या मिलेगा। ऑलरेडी 100 पे 10 रुपये का मतलब 110 मिल ही रहे थे। अब ये आप वैसे ही उसके 110 दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे करेंसी को सेव कर रहे हैं, गिरने से बचा रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सिर्फ वहाँ पे पैसा रख रहे हैं, बाकी आपके पैसे का कोई वैल्यूएशंस नहीं मिलने वाले। This is called as an economic slowdown. In other words, it's called as an economic recession. So inverted yield curve indicates economic recession. ये 10 साल से अगर आप पीछे देखेंगे तो 10 years yield minus 2 year yield का ये चार्ट है from 1980 to present. This inverted yield curve is used as a based on only indicator till date which shows or indicates whether a country is coming through a economic slowdown which may lead to recession। ये पिछले 6-7 जो भी आपके रिसेशंस आए थे उसको इसने मार्क किया है। सितंबर 1981, 89, 2000, 2008, 2018 and now this is also below the curve, inverted curve। तो सब इकोनॉमिस्ट सोच के चल रहे हैं कि 2025 के सेकंड हाफ या 2026 में इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है, mostly in a US market। That's why the topic of bond yield is very much to understand. Okay, I hope so everybody is now clear with the bonds, bond yields and various definitions and its
इम्पोर्टेंस रिलेटेड टू द इकोनॉमिक रिसेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमें विद द स्टॉक मार्केट बॉन्ड मार्केट भी उतना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।